सरोकार। पीएम मोदी का 2 दिवसीय काशी दौरा। पीएम मोदी ने बीएचयू के स्वतंत्रता भवन में छात्रों को किया सम्मानित। लोकसभा की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। 17 सीटों के लिए कांग्रेस ने बनाया प्लान। रायबरेली अमेठी पर विशेष फोकस। गोरखपुर में बाहुबली हरिशंकर तिवारी के बेटे पर ईडी का शिकंजा। तड़के सुबह तिवारी हाथे पर रेड। हलाल सर्टिफिकेट देने वाली 18 कंपनियां एसटीएफ के रडार पर। जांच में पता चला कि कमाई का बड़ा हिस्सा कंपनियों को होता था ट्रांसफर। 25 फरवरी को जयंत ने विधायकों की बुलाई बैठक। जयंत के आवास पर होगी बैठक। नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवंगत पंडित हरिशंकर तिवारी के घर ईडी ने रेड डाली। तड़के सुबह 5 बजे से लगातार कार्रवाई चल रही है। केंद्रीय सुरक्षा बल के घेरे में तिवारी जी का हाथा आ गया है। जानकारी के मुताबिक गंगोत्री इंटरप्राइजेज के नाम पर बैंक के करोड़ों रुपए के लोन के डिफॉल्ट का मामला सामने आ रहा है। 3 घंटे से लगातार रेड जारी है। तिवारी हाथा छावनी में तब्दील हो गया है। इससे पहले भी रेड पड़ चुकी है। 7 से 8 गाड़ियों में आए ईडी के अधिकारी हरिशंकर तिवारी के घर पहुंचे और लगातार ईडी की छापेमारी जारी है। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी धनेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धनेश, क्या जब से ये रेड चल रही है, फिलहाल हरिशंकर के परिवार से जुड़ा हुआ कोई सदस्य या ईडी के किसी सदस्य ने कोई भी बयान दिया है? जी, आपको बता दें कि बाहुबली कहे जाने वाले हरिशंकर तिवारी राजनीतिक चर्चों में रहने वाले हैं, दिवंगत हो चुके हैं और उनके बेटे जो है समाजवादी पार्टी में विधायक रह चुके हैं। आज जटाशंकर स्थित तिवारी जी के हाथे पे उनके आवास पे ईडी परिवर्तन दल ईडी का छापा पड़ा। सुबह 6 बजे रेड पड़ी है। बात की जाए, आधा दर्जन गाड़ियों में पूरे जो है परिवर्तन दल जो वहाँ पे पहुंची है और मौके पे उनके जो है बड़े लड़के कुशल तिवारी उपस्थित थे। बात की जाए, विनय शंकर तिवारी जो है उनका जो विनय शंकर तिवारी जो समाजवादी पार्टी से विधायक रहे हैं और जो जी। उनका गंगोत्री इंटरप्राइजेस जीएसटी इंटरप्राइजेस आदि कंपनियों वित्तीय अनियमितता की जांच ईडी कर रही है। इसके पहले भी जो बात की जाए, विनय शंकर तिवारी की कंदर कंस्ट्रक्शन कंपनी को उसको भी लेके जो है करोड़ों रुपए के जो है मामलों को लेके जो है ईडी आज छापेमारी कर रही है। और बात की जाए तो घर में सभी लोग वहीं पे उपस्थित है, कोई बाहर न आ जा रहा है न कोई जा रहा है। वहाँ पे अधिकारी ईडी के अधिकारी अंदर उपस्थित हैं। बात की जाए, अगर इसके पहले भी ईडी के छापे पड़ चुके हैं। जांच की गई थी गंगोत्री इंटरप्राइजेज जो इनके गंगोत्री देवी महाविद्यालय, वहाँ भी छापे पड़े थे। तो अभी लगातार कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई में क्या निकल के आता है तो आने वाला समय ही बताएगा। धनेश, क्या जहां पर इस वक्त ईडी मौजूद है, जिस जगह पर छापेमारी चल रही है, इसके अलावा भी ईडी की रडार पर कोई और जगह है जो हरिशंकर तिवारी या उनके परिवार से ताल्लुक रखती हो? जी बिल्कुल, वहाँ पे लखनऊ में भी जो इनके छापेमारी चल रही है, लखनऊ भी आवास है क्या उनका जो है शंकर तिवारी विनय शंकर तिवारी जी का आवास है जो है उनका आवास पे लखनऊ में और गोरखपुर में एक साथ छापेमारी की गई है। सुबह सुबह रेड पड़ी है। तो दोनों जगह कार्रवाई लगातार चल रही है और जी। इसके पहले भी हमने बताया कि आपको इसके पहले भी हो चुकी थी, कार्रवाई की गई थी। लेकिन क्या निकल के आया था जानकारी मीडिया साझा नहीं किया जाता। अब जो आज जो पड़ी है इसमें देखिए क्या आगे निकल के आता है। वहाँ पे लोगों को आने जाने वाले लोग अंदर कोई न आ जा रहा है न कोई जा रहा है। कार्रवाई चल रही है। जो अंदर उनके मौके पे जो है उनके बड़े भाई विनय शंकर तिवारी के बड़े भाई कुशल तिवारी मौके मौजूद थे। वहाँ घर की महिलाएं मौजूद थी, उनसे बातचीत चल रही थी। हम लोग वहाँ मौके गए थे। अधिकारी जो है अपने कार्रवाई कर रहे हैं। लोगों की हुजूम भी लगी हुई कि क्या बात है, क्योंकि बहुत ही चर्चित विनय शंकर हरिशंकर तिवारी जो है गोरखपुर में जाने माने राजनीतिक हस्तियों में से एक और चर्चित हस्ती। जी, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद धनेश।
लोकसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी है। कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां जोर शोर से करनी शुरू कर दी हैं। बताया जा रहा है कि जिन 17 सीटों पर कांग्रेस अपने दावेदारी ठोकने जा रही है, उनके लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों का चयन भी कर लिया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने अपनी परंपरागत सीट अमेठी और रायबरेली के लिए खास प्लान तैयार किए हैं। कांग्रेस सपा के सहारे 17 सीटों को जीतने की कोशिश में लगातार नजर आ रही है। 2024 की लोकसभा चुनाव की रेस शुरू हो चुकी है। कुछ ही दिन में यहां पर आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। पूरे यूपी को साधने में हर पार्टी लगी हुई है, क्योंकि यूपी ही तय करती है कि आखिर केंद्र में किसकी सत्ता होगी। एक ओर भाजपा अपनी मजबूत दावेदारी ठोक रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस और कांग्रेस का गठबंधन इंडिया गठबंधन भी लगातार लोगों के बीच जाकर लोगों को साधने की कोशिश कर रहा है। एक ओर राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं और दूसरी ओर खुद प्रधानमंत्री मोदी हैं, जो यूपी दौरे पर आ रहे हैं, कभी लखनऊ, कभी बुलंदशहर तो कभी वाराणसी। वर्तमान में भी पीएम मोदी वाराणसी में है। बताया जा रहा है कि लगातार लोगों से चर्चा करते हुए पीएम मोदी बीजेपी की तरफ लोगों को आकर्षित करने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव को लेकर कोई भी कोर कसर छोड़ने को तैयार नहीं है। बात की जाए अमेठी और रायबरेली सीट की, तो ये दोनों सीटें हमेशा से गांधी परिवार की ही कही गई हैं। हालांकि वर्तमान में गांधी परिवार के पास अमेठी की सीट नहीं है, बावजूद इसके राहुल गांधी और गांधी परिवार इस सीट को छोड़ने के लिए किसी भी तरह तैयार नहीं है। खबर से जुड़ी अपडेट्स लेकर हमारे सहयोगी अभिनव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिनव, कांग्रेस की ओर से ये जो तैयारी की जा रही है, क्या इसका फायदा जमीनी स्तर पर कांग्रेस को मिलने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस को 17 सीटें इंडिया गठबंधन के तहत मिल चुकी हैं और इसमें सभी 17 सीटों पे कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर चुकी हैं। आपको बता दें, कई सीटों पर कांग्रेस के लगभग प्रत्याशी भी फाइनल हो चुके हैं। जैसे अगर बाराबंकी की बात करें तो यहाँ से तनुज पुनिया का नाम सामने आ रहा है कि कांग्रेस उनको प्रत्याशी बना रही है। वहीं अमरोहा से दानिश अली, जो पहले बसपा से सांसद रहे, आपने देखा होगा कि लोकसभा में किस प्रकार उनकी रमेश बिधूड़ी से बयानबाजी हुई, उनको अमरोहा से कांग्रेस टिकट दे सकती है। ऐसे ही तमाम अन्य नाम हैं जिनको लेके चर्चा तेज चल रही है। जी अभिनव, अगर बात की जाए अमेठी और रायबरेली सीट की, क्योंकि देखिए ये दोनों सीटें अक्सर गांधी परिवार की ही कही गई है, कांग्रेस का गढ़ कहे जाते थे ये दोनों जिले। फिलहाल अभी तक कांग्रेस की ओर से इन दोनों सीटों पर किसी के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। क्या मानकर चला जाए कि ये दोनों सीटें गांधी परिवार के खाते में ही जाएंगी या कांग्रेस के किसी और नेता को ये सीट दे दी जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए अमेठी और रायबरेली कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। हालांकि पिछली बार यहाँ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी चुनाव हार गए थे स्मृति ईरानी के सामने, लेकिन इस बार कांग्रेस फिर से पूरी ताकत से मैदान में आने को तैयार है। और ऐसा बताया जा रहा है कि अमेठी या रायबरेली से एक सीट पे प्रियंका गांधी और एक सीट पे राहुल गांधी को उतारा जा सकता है। इसके अलावा राहुल गांधी को एक सीट साउथ में भी जीत दी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं अमेठी और रायबरेली जो गांधी परिवार की परंपरागत सीट है, इसको गांधी परिवार को ही दिया जाएगा। अभी भी गांधी परिवार का ही कोई सदस्य यहाँ से चुनाव लड़ेगा। अगर कांग्रेस के जनाधार की बात करें इन दोनों जिलों में, तो आपको क्या लगता है कि पिछले 5 सालों में जिस तरह से गांधी परिवार इस शहर से दूर रहा, अब ये जो यात्रा चल रही है न्याय यात्रा, इसके जरिए जनता के दिल में जगह बनाने में राहुल गांधी या फिर उनकी न्याय यात्रा कामयाब हो पाएगी? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस से सांसद रायबरेली से सोनिया गांधी जी थी, वो अपने पूरे 5 वर्ष के दौरान क्षेत्र में नहीं आई। इसको लेके वहां के लोगों में नाराजगी जरूर है, लेकिन राहुल गांधी ने अभी वहां पे न्याय यात्रा की। और इस दौरान यदि समाजवादी पार्टी कांग्रेस का समर्थन करती है इन दोनों जिलों में, तो कांग्रेस की काफी राह आसान हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस का एक बेस वोट इन दोनों सीटों पर रहा है। जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद अभिनव। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद जयंत चौधरी ने मथुरा के रायपुरम स्टेट आवास पर राष्ट्रीय लोकदल विधानमंडल की बैठक बुलाई है। 25 फरवरी को इस बैठक में आरएलडी के सभी विधायक मौजूद होंगे। बैठक के बाद जयंत चौधरी जिला अधिकारी कार्यालय मथुरा में चल रहे धनगर समाज के आंदोलन स्थल पर जाएंगे और धनगर समाज का ज्ञापन स्वीकार करेंगे।
हलाल सर्टिफिकेट देने वाली 18 कंपनियां अब एसटीएफ के रडार पर हैं। जांच में पता चला है कि हलाल सर्टिफिकेट के जरिए कमाई का बड़ा हिस्सा इन कंपनियों को ट्रांसफर होता था। इस मामले में एसटीएफ अब इन कंपनियों के निदेशकों से पूछताछ करने वाली है। हलाल सर्टिफिकेट का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आपको याद दिला दें, कुछ दिनों पहले लखनऊ में भी छापेमारी की गई थी। लगातार किसी न किसी कंपनी का नाम सामने आ रहा है। और आपको ये भी याद दिला दें कि जब पिछले साल लखनऊ के हजरतगंज थाने में हलाल सर्टिफिकेट देने वाली कंपनियों के खिलाफ एफआईआर हुई, तो इसमें हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई और जमीयत उलेमा महाराष्ट्र मुंबई का नाम शामिल था। अब एसटीएफ लगातार अपनी जांच को बढ़ाते जा रही है और बताया जा रहा है कि लगभग 18 कंपनियों के गले तक एसटीएफ का हाथ पहुंच चुका है। इन सभी कंपनियों के आला अधिकारियों से एसटीएफ सीधा जवाब तलब करेगी और हलाल का ये बवाल फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस की एफआईआर की माने तो पहले जिन 4 संस्थाओं पर शक जताया गया, उसमें हलाल सर्टिफिकेट देने के कारोबार से जो कमाई होती थी उसका लाभ इन संस्थाओं को भी होता था। वहीं हलाल सर्टिफिकेट पर यह भी आरोप है कि देश विरोधी अराजक तत्वों को ये हलाल सर्टिफिकेट से होने वाली कमाई लाभ पहुंचा रही है। ऐसे में अब कौन सी कंपनियां एसटीएफ की रडार पर है, जल्द ही खुलासा हो जाएगा। जल्द ही इन 18 कंपनियों के निदेशकों को, मालिकों को एसटीएफ तलब करने वाली है, जांच होने वाली है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि जल्द ही हलाल सर्टिफिकेट मामले में ईडी का भी शिकंजा कस सकता है। खबर से जुड़ी अपडेट्स लेकर हमारे सहयोगी कलीम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कलीम, पिछली बार जब लखनऊ में एफआईआर हुई थी तो 4 कंपनियों का नाम सामने आया था, जिस पर लगातार जांच चलती रही। अब 18 कंपनियों का नाम सामने आया है। क्या खुलकर अभी किसी भी कंपनी का नाम बताया जा रहा है? देखिए किरण जी, जिस तरीके से बात की जाए हलाल सर्टिफिकेट मामले को लेकर के लगातार जो कार्रवाई है वो कार्रवाई देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से जो साल 2023 में हजरतगंज कोतवाली में एक मुकदमा हलाल सर्टिफिकेट को लेकर के दर्ज कराया गया था, जिसमें हलाल प्रोडक्ट को लेकर के कई गंभीर आरोप भी लगाए गए थे। इन सभी आरोपों के आधार पर पहले तो स्थानीय पुलिस, यानी कि अगर बात की जाए हजरतगंज पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही थी, लेकिन जांच पड़ताल के बाद इस मामले की जो तफ्तीश है वो एसटीएफ को सौंप दी गई थी। तो एसटीएफ को जब इस मामले की जांच सौंपी गई थी तो उसके बाद कई कंपनियों को नोटिस जारी किया गया था। लेकिन अगर बातचीत की जाए इस मामले को लेकर के, बयान दर्ज कराने को लेकर के, तो किसी भी कंपनी के द्वारा इस मामले में बयान दर्ज कराने नहीं पहुंचा गया था। जिसके बाद अगर बात की जाए एसटीएफ ने मुंबई से जो 4 लोगों की गिरफ्तारी की थी, क्योंकि उन लोगों के द्वारा अगर बात की जाए अध्यक्ष से कोषाध्यक्ष से इन सभी लोगों की जो गिरफ्तारी हुई थी, इन लोगों पर आरोप था कि इन लोगों के द्वारा बिना जांच पड़ताल किए हलाल सर्टिफिकेट के जो दिए जाते थे उसको लेकर के जो प्रोडक्ट थे, उन सभी मामलों को लेकर के इनकी गिरफ्तारी हुई थी। फिलहाल इन सभी की गिरफ्तारी के बाद जो पूछताछ हो रही थी उसके बाद कई कंपनियां रडार पर ली गई थी और उन्हीं रडार पर लगभग 18 कंपनियां रडार पर रही हैं, जिसमें अगर बात की जाए यूपी की हो, दिल्ली की हो, मुंबई की हो, मुंबई के बाहर अगर बात की जाए विदेश की, तो वो भी कंपनियां इसके रडार पर रही हैं। फिलहाल इन सभी मामलों को लेकर के अभी जो जांच पड़ताल है वो एसटीएफ की चल रही है और इसमें साफ तौर से कहा जा रहा है कि जो गिरफ्तारियां हैं वो गिरफ्तारियां बढ़ेंगी और इसके साथ ही जो 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनको भी कहीं ना कहीं रिमांड पर लेकर के उनसे भी पूछताछ होगी। और अगर इस मामले में बात की जाए हलाल सर्टिफिकेट को लेकर के, तो कहीं ना कहीं ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ भी बढ़ेगा, क्योंकि इस मामले को लेकर के कई गंभीर आरोप जो लगाए गए थे, उस आरोप में साफ तौर से कहा गया था कि इस मामले को लेकर के पीएफआई जो संगठन है उसका भी सहयोग लिया जा रहा था, क्योंकि जो फंडिंग की बात की जाए वो फंडिंग के भी कई आरोप लगाए गए थे। फिलहाल जिस तरीके से एसटीएफ अभी 18 कंपनियों को जो रडार पर ले रही है, उस रडार के बाद जब गिरफ्तारियां होंगी तो कहीं ना कहीं इसमें कई अहम खुलासे भी देखने को मिल सकते हैं। किरण जी, कलीम, ये भी जानना चाहेंगे कि जो 18 कंपनियों का नाम सामने आ रहा है, क्या इसमें कोई भी ऐसी कंपनी शामिल है जो इंडिया की नहीं है, बाहर की है, या फिर अभी सिर्फ भारत में ही जो कंपनीज मौजूद हैं उन पर ही कार्रवाई चल रही है? देखिए किरण जी, जिस तरीके से बात की जाए जो एसटीएफ 18 कंपनियों को रडार पर लेकर के पूरी जो जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि अभी जो गिरफ्तारी हुई है वो मुंबई से हुई है, क्योंकि मुंबई से गिरफ्तारी के बाद जो बात की जाए जो विदेशी कंपनियों की, तो विदेश का भी जो कनेक्शन सामने आने के बाद है, क्योंकि जिस तरीके से पीएफआई कनेक्शन को लेकर के जो आरोप लगाए गए हैं, फंडिंग को लेकर के जो आरोप लगाए गए हैं, उस आरोपों के आधार पर कहीं ना कहीं जो विदेशी कंपनियां हैं उनको भी रडार पर लिया जा सकता है। फिलहाल अभी जो जांच पड़ताल है उस जांच पड़ताल में जो गिरफ्तारियां है, वो जब गिरफ्तारियां बढ़ेंगी या फिर जो 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनको अगर रिमांड पर लिया जाता है, तो रिमांड पर लेने के बाद जो खुलासे होंगे वो देखने वाले होंगे। उसके बाद जो कंपनियों के नाम खुलेंगे, जो विदेशी कंपनियां होंगी उनके जो नाम खुलेंगे, वो एक अहम सवाल बना रहेगा। जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद कलीम।
इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां सपा नेता विनय शंकर तिवारी पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। आपको बता दें, लखनऊ में गंगोत्री इंटरप्राइजेज कंपनी के जरिए करोड़ों रुपए के हेरफेर का आरोप लगा है, जहां 1100 करोड़ के लोन में हेराफेरी का आरोप लगाते हुए हरिशंकर तिवारी पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। लखनऊ, गोरखपुर समेत करीब 12 जगह ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। लखनऊ के महानगर में मौजूद दफ्तर पर भी ईडी छापा मार रही है। लगातार यहां पर ईडी की कार्रवाई जारी है। सपा नेता विनय शंकर तिवारी पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। आपको बता दें, गंगोत्री इंटरप्राइजेज कंपनी के जरिए करोड़ों के हेरफेर का आरोप लगा था। 1100 करोड़ रुपए की रकम बताई जा रही है, जिसके लोन में हेराफेरी करने का आरोप लगा है। लखनऊ, गोरखपुर समेत 12 जगह ईडी की छापामार कार्रवाई लगातार जारी है। लखनऊ के महानगर में मौजूद दफ्तर पर भी ईडी की टीम पहुंची है। दूसरी ओर गोरखपुर में लगातार हरिशंकर तिवारी के घर पर ईडी की छापेमारी चल रही है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील हुआ है और अब लखनऊ में भी लगातार ईडी की कार्रवाई जारी है। गंगोत्री इंटरप्राइजेज के मामले में 1100 करोड़ रुपए के लोन में हेराफेरी करने का आरोप लगा हुआ है और लगातार ईडी करीब 12 जगह छापा मारते हुए मामले से जुड़े सबूत इकट्ठा कर रही है। लखनऊ के महानगर में मौजूद विनय शंकर तिवारी के दफ्तर पर छापा मारा गया है। विनय शंकर तिवारी पर ईडी का शिकंजा दिन ब दिन कसता जा रहा है। दूसरी ओर गोरखपुर में भी लगातार कार्रवाई जारी है। गंगोत्री इंटरप्राइजेज कंपनी के जरिए करीब 1100 करोड़ रुपए के हेरफेर का आरोप विनय शंकर तिवारी पर लगा हुआ है। लगातार ईडी कार्रवाई के मोड में नजर आ रही है, एक्शन मोड में है ईडी। और विनय शंकर तिवारी के पूरे परिवार पर ईडी की नजर बनी हुई है। आपको बता दें, ना सिर्फ राजधानी लखनऊ बल्कि गोरखपुर में उनके पैतृक आवास पर भी लगातार ये छापेमारी जारी है। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी कलीम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कलीम, बताया जा रहा है कि 12 जगह विनय शंकर तिवारी के ठिकानों पर ईडी छापा मार रही है। फिलहाल क्या कोई भी बयान इस बाबत बाहर आया है? किरण जी, अगर बात की जाए ईडी ने जो इस तरीके से के पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी के आवासों पर और ठिकानों पर जो छापेमारी की है, क्योंकि अगर बात की जाए साल 2023 की, तो साल 2023 में भी विनय शंकर तिवारी के घर पर ईडी की जो छापेमारी हुई थी, उसमें जिस तरीके से जो आरोप लग रहा है मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के करीब 73 करोड़ की संपत्तियां भी इसकी जो जब्त की गई थी, तो कर ली गई थी। इसके बाद अगर बात की जाए जिस तरीके से करोड़ों का जो घोटाला किया गया था, उस घोटाले को लेकर के जो मनी लॉन्ड्रिंग ने केस भी दर्ज किया था, उसके बाद से ईडी की टीम लगातार अपनी तफ्तीश कर रही थी। और साल 2023 में जिस तरीके से संपत्तियां जब्त की गई थी, उसके बाद साल 2024 की अगर बात की जाए तो फरवरी माह में जो कल रात से अगर बात की जाए, गुरुवार की रात से ईडी की टीम कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। गोरखपुर हो, फिर गोरखपुर के समेत कई अन्य जिले हो। इसके साथ अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ भी ईडी की टीम पहुंच चुकी है। उसके ठिकाने पर महानगर इलाके में जो उसका आवास है, उस आवास पर ईडी की टीम ने सुबह से डेरा डाल रखा है और डेरा डालने के साथ जो पूरी जांच पड़ताल है वो की जा रही है और जो कागजात हैं वो जुटाए जा रहे हैं। फिलहाल अभी ईडी के हाथ क्या कुछ बरामदगी लगी है, क्या कुछ दस्तावेज हाथ लगे हैं, उस मामले को लेकर के अभी ईडी की तरफ से किसी तरह का कोई भी बयान अगर बात की जाए तो किसी तरह का कोई अभी बयान नहीं दिया गया है। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि लखनऊ, गोरखपुर, अहमदाबाद, गुरुग्राम, गौतम बुद्ध नगर समेत 12 ठिकानों पर ईडी की टीम जो छापेमारी करी, इस छापेमारी के दौरान सभी जो कागजात हैं या फिर संपत्तियां हैं, संपत्तियों का भी ब्यौरा जब्त खंगाल रही है। इसके साथ ही जो और कागजात है वो भी बरामद कर रही है। लेकिन अभी क्या कुछ बरामदगी है, क्या कुछ आगे की रणनीति है, क्या ये छापेमारी कब तक चलेगी, इस मामले को लेकर के अभी ईडी की तरफ से किसी तरह का कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है। जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद कलीम। अलीगढ़ की बन्ना देवी कोतवाली पुलिस पर आरोप लगाते हुए हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं के मुताबिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता को पुलिस बेवजह रामायण का पाठ करते हुए घर से उठाकर थाने ले गई। इसी वजह से ये सभी कार्यकर्ता नाराज हो गए और बन्ना देवी थाने का घेराव करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। वहीं मामला बढ़ता हुआ देखकर मौके पर उच्चाधिकारी पहुंचे और 3 दरोगाओं को तत्काल रूप से लाइन हाजिर करते हुए मामले को शांत कराया। ये मेरे घर पर गए, मेरी पत्नी से इन्होंने पूछा कहाँ है उनका जी, मैं पूजा में बैठा तो उन्होंने कहा कि पूजा बैठे हुए, तो इन्होंने 2-4 मिनट इंतजार किया होगा। फिर मेरी पत्नी ने कहा कि आए हुए, तो मैंने कहा कह दो उनसे इंतजार कर लेंगे।
इन्होंने इंतजार नहीं किया, सीधे मुझे पूजा पे से उठा दिया। रामायण पढ़ रहा था मैं, सीधे पूजा से खींचा है और वहीं पर ये सब जूते पहने हुए गए थे मेरे पूजा करने। अरविंद नाम है एक दरोगा, एक अजय है और एक राज भी बिना ड्रेस में थे। कोई अभी तक नहीं मालूम क्या वजह है। लखीमपुर खीरी में सैकड़ों की संख्या में पुलिस परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यालय के सामने जमकर प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन एसडीएम रेणु मिश्रा को सौंपा। अभ्यर्थियों का कहना है कि पेपर लीक मामले की जांच कराई जाए, इसके साथ ही बिना किसी आर्थिक हानि के दोबारा से पेपर आयोजित कराया जाए। आज ये बच्चे आए हैं यहाँ पे, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा जो हुई थी उसमें इन्हें शक है कि उसका पेपर जो है लीक हुआ है। तो इनकी मांग है कि एक समिति जो है निष्पक्ष बनाई जाए और उसकी वो समिति जांच करे कि पेपर लीक हुआ है या नहीं। अगर लीक हुआ है तो जो बच्चे इससे पीड़ित हैं या सभी अभ्यर्थियों का फिर से पेपर कराया जाए और बिना किसी आर्थिक हानि के। तो मैंने इनसे ज्ञापन ले लिया है। मैं डीएम सर तक ये बात जरूर पहुंचाऊंगी, इनका ज्ञापन पहुंचाऊंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि डीएम सर की जो इनकी भाव हैं, जो इनका मन की बात है, वो मैं पूरी अच्छी तरह से सर को बता पाऊँ। उत्तर प्रदेश पुलिस का जो पेपर हुआ था 17-18 फरवरी, उसी को लेकर हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए। क्या लगता है आपको? हमें लगता कुछ नहीं है कि पेपर लीक हुआ या नहीं, लेकिन हमें एक न्यायिक प्रक्रिया से जांच होनी चाहिए। जांच के बाद अगर पेपर लीक हुआ है तो री-एग्जाम करवाया जाना चाहिए। क्या कर रहे हैं आज आप लोग यहाँ पर? हम यहाँ ज्ञापन देने आए थे डीएम सर को। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारा यही होगा कि जांच के बाद अगर उनको लगता है पेपर नहीं लीक हुआ है तो हम उनसे क्षमा चाहते हैं, अगर लीक हुआ है तो री-एग्जाम करवाया जाना चाहिए। बीते दिन श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। आपको बता दें, भगवान कटरा केशव देव सहित 18 सिविल वादों की सुनवाई न्यायमूर्ति मयंक जैन की पीठ कर रही है। केशव देव के नाम दर्ज जमीन से शाही ईदगाह मस्जिद का अवैध कब्जा हटाकर भगवान श्री कृष्ण को सौंपने की मांग सहित कई मांगों को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में विचाराधीन सिविल वाद की सुनवाई गुरुवार को हुई, लेकिन यहाँ मस्जिद पक्ष ने सिविल वाद को निरस्त करने योग्य बताया। 2 घंटे की लंबी बहस के बाद सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। अब 23 फरवरी यानी आज दोपहर 2 बजे सुनवाई का समय तय किया गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं के मध्य में बहस होनी थी। माननीय न्यायालय ने पिछली डेट पे जो पक्षकार मुस्लिम पक्ष के प्रार्थना पत्र पर उनकी अपील पर जवाब दाखिल नहीं कर पाए थे, उनके लिए भी मौका दिया गया था। तो आज सभी पर सुनवाई होनी थी। मुस्लिम पक्ष अधिवक्ता ने लगभग 3 घंटे बहस की, तो आज हिंदू पक्ष अधिवक्ताओं को सुनवाई का मौका नहीं मिल पाया, वो बहस नहीं कर पाए। तो माननीय न्यायालय ने कल 2 बजे के लिए सुनवाई की डेट लगा दी है। अब अगली सुनवाई 2 बजे होगी। फिलहाल प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट,
तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।